हेलो दोस्तों, आज मैं प्राची के साथ आपको आज की स्टोरी बोलोगी। फिर स्टार्ट करते हैं। कहानी 2 महीने की पाखी। मैं अस्पताल के लिए निकलने ही वाला था कि टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने जब तक जूते पहने माँ टेलीफोन पर बात करने लगी। उनकी बातों से यूं लगा जैसे कोई दुखद घट गया है। मैं जाते जाते रुक गया। पता चला कि चंडीगढ़ वाले मौसा की हृदयाघात से मृत्यु हो गई है, अकस्मात ही। अभी तो उनकी खास उम्र भी नहीं थी। उनके पिता भी जीवित थे अभी। वैसे तो माँ स्वयं चंडीगढ़ जाती, पर 1 महीना पूर्व ही उनके घुटने की सर्जरी हुई थी, अतः उनका जाना संभव नहीं था। मैंने उनसे कहा, इस वक्त तो मेरा अस्पताल जाना आवश्यक है, क्योंकि मरीजों को समय दे रखा है। 12 बजे तक आप ड्राइवर के हाथ मेरा बैग बनाकर भेज देना, मैं सीधा वहीं से निकल जाऊंगा। माँ की देखरेख के लिए एक स्त्री थी और दीदी का घर भी पास ही था। ठीक समय पर ड्राइवर आ गया, पर मुझे निकलने में 1 बज ही गया। मुझे लगा कि आज ही लौटना संभव नहीं हो पाएगा, अतः मैंने ड्राइवर को घर भेज दिया और चंडीगढ़ जाने के लिए निकल पड़ा। दरअसल उमा मौसी माँ की सगी बहन नहीं है, ममेरी चचेरी भी नहीं। माँ का जब विवाह तय हुआ तब पापा चंडीगढ़ में नौकरी कर रहे थे। माँ को इस बात से थोड़ा सुकून मिला कि उनके स्कूल के समय की समरिनी उमा भी चंडीगढ़ में ही रहती थी। 1 वर्ष पूर्व ही हुआ था उसका विवाह। नए शहर में उनके होने से माँ और नानी दोनों को बहुत तसल्ली हुई। पापा को प्रायः ही दफ्तर के काम से शहर के बाहर जाना पड़ता था, सो उन्होंने कुछ अरसे बाद उमा मौसी के करीब ही घर ले लिया, जिससे वह माँ की तरफ से थोड़ा निश्चिंत हो गए थे। हम बच्चे भी लगभग बराबर के ही थे। सबसे बड़ी मेरी दीदी और फिर मौसी का बेटा मधुकर। उससे 2 वर्ष छोटा मैं और मुझसे भी 2 वर्ष छोटी मौसी की बेटी पाखी। हम बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे, अतः आना जाना संग ही होता। पाखी चूंकि सब में छोटी थी, सो हम सभी उसके अभिभावक बने हुए थे। यूं भी वह नर्म नाजुक सी थी और घर से निकलते वक्त मौसी बोल ही देती, पाखी का ख्याल रखना। दोनों सखियों का प्यार बरकरार रहा, प्रगाढ़ ही होता गया। दुनिया आधुनिक हो चुकी थी, परंतु हमारे परिवार अभी अछूते थे नई हवा से। संस्कारित परिवारों में सहज रिश्ते ही बन जाते हैं, सहज और आत्मीय। उमा मौसी हम भाई बहन की मौसी बन गईं और हमारी माँ उनके बच्चों की। घर के पुरुष अपने अपने व्यवसाय में व्यस्त रहते थे। पाखी के पापा सरल हृदय और खामोश प्रवृत्ति के थे। वह परिवार के मामलों में कुछ भी दखलंदाजी नहीं करते थे। दीदी का विवाह हो गया और मौसी का बेटा मधुकर 12वीं पास कर इंजीनियरिंग करने चला गया। मेरा ध्येय मेडिकल में जाने का था और उसके लिए अभी 2 वर्ष स्कूल में पढ़ना बाकी था। मधुकर के जाने के बाद मैं मौसी के बाहर के छोटे मोटे काम निपटा देता और कोई विशेष पकवान बनाते समय माँ पाखी को बुला लेती। अब मैं ही पाखी का अभिभावक था। स्कूल के अलावा उसे कहीं जाना होता तो भी मौसी मुझसे कहती। पाखी की तरफ के इस सुरक्षात्मक रवैये में कब प्यार का अंकुर फूटा नहीं जानता, पर एक बार अंकुर फूटने के बाद वह बेल धीरे धीरे बढ़ रही थी, बिना महसूस किए बढ़ रही थी, निशब्द बढ़ रही थी। मुझे दिल्ली के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल गया। महीने 2 महीने में मेरा घर का चक्कर लग ही जाता। पाखी के संग टेलीफोन पर भी बात होती रहती थी। ऐसा नहीं कि मौसी यह सब जानती नहीं थी, पर उन्होंने कभी कोई आपत्ति नहीं जताई। माँ को तो यूं भी पाखी से बहुत लगाव था। बच्चों का विवाह तय करने से पूर्व अच्छी तरह जांच पड़ताल करनी पड़ती है, पर यहाँ तो सब कुछ देखा परखा हुआ था। पाखी का एमए पूरा हो जाने पर सगाई की सोची गई। पाखी के दादाजी कस्बे वाले घर में अपने बड़े बेटे के पास रहते थे। बहुत बुलाने पर ही कभी चंडीगढ़ का चक्कर लगाते। सगाई की रस्म के पूर्व उनकी अनुमति लेना आवश्यक थी, पर लगा यह मात्र बड़ों को सम्मान देने वाली औपचारिकता मात्र ही है। परंतु उन्होंने तो आते ही इस संबंध को सिरे से नामंजूर कर दिया। उनकी पोती का विवाह एक गैर ब्राह्मण परिवार में हो रहा है, यह सुनते ही वह भड़क उठे। यह वही दादाजी थे जिनकी गोदी में मैं बचपन में अधिकारपूर्वक बैठ जाया करता था। परंतु उनका कहना था कि इस जमाने में मिलना जुलना तो उन्होंने स्वीकार कर लिया है, पर शादी ब्याह का तो प्रश्न ही नहीं उठता। वह महीने भर चंडीगढ़ रुके रहे और न केवल पाखी का, उन्होंने अपने समाज में संबंध तय कर दिया। 2 महीने के भीतर विवाह का मुहूर्त भी निकलवा लिया था। मेरा सपना ब्याहवाज ही टूट गया।
यह कैसा सामाजिक नियम था जो मानवीय अधिकारों को पूरी तरह नकार रहा था। पाखी के पिता सारे किस्से में तटस्थ बने रहे, हमारे पक्ष में कुछ नहीं बोले। आखिर अभी तक तो अपनी मौन स्वीकृति दे ही रखी थी न। यदि वह थोड़ा सा भी विरोध करते तो शायद दादाजी अपनी मनमानी नहीं कर पाए होते। मैं जब मौसी के घर पहुंचा तो सांझ घिर आई थी। वह लोग शमशान से लौटकर नहा धो चुके थे और 2-4 के ग्रुप में बैठे आपसी दुख सुख बांट रहे थे। मेरे आने पर सबने बारी बारी नजरें उठाकर मेरा मुआयना किया और मेरे भीतर आने की राह बना दी। जानता तो था कि मौसी व्हीलचेयर पर हो गई हैं, फिर भी उन्हें यूं देखकर झटका लगा। मैं मौसी से गले मिला और वहीं उनके पास नीचे बैठ गया। इस आकस्मिक झटके ने सबको मौन कर दिया था। मृत्यु ने कमरे में चुप्पी की एक अदृश्य चादर सी फैला रखी हो जैसे। रात भर पुराने दिन मस्तिष्क में घूमते रहे थे, जिनमें पाखी का चेहरा प्रमुख था। वही रील फिर से चलने लगी। भोली सी शक्ल वाली पाखी, बच्चों सा खिलखिलाकर हंसने वाली पाखी, हरदम अवलंबन खोजती पाखी। इधर उधर नजर घुमाई पर वह नहीं दिखी। कुछ देर बाद ठीक मेरे पीछे धीमी सी आवाज आई, चाय। सिर घुमाया तो पाखी ही थी, पर कितनी बदली हुई। मैं हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ, उसके हाथ से चाय लेकर पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। मेरी पसंद की चाय थी, कड़क और कम शक्कर वाली। पाखी माँ के पास बैठी कैसी रोगिणी सी लग रही थी। नहीं, सिर्फ पिता की मृत्यु उसका कारण नहीं हो सकता। एक ही दिन में किसी का वजन कम नहीं हो जाता। रात होने तक काफी लोग अपने घरों को लौट गए थे। बाकियों के सोने का प्रबंध किया जा रहा था। एक कमरे में पुरुष, दूसरे में स्त्रियां। मुझे सुबह जल्दी लौटना था, सो मुझे मौसी ने घर के आगे वाले कमरे की ओर इंगित करते हुए कहा, वहां लगा है तुम्हारा बिस्तर। थक चुके हो, जाकर लेट रहो। वहां जाकर देखा तो एक पलंग पर दादाजी सो रहे थे, दूसरे पर मेरे लिए बिस्तर लगा था। मैं चुपचाप लेट गया और सोने का उपक्रम करने लगा। नींद कहाँ से आती, बहुत कुछ था मस्तिष्क में। रील फिर से चल पड़ी। पीछे छूट गए बचपन की खुराफातों के दिन, पाखी के संग बताए दिन, भविष्य के सपने देखते दिन। यही दादाजी हैं, जिनकी गोद में मैं अधिकारपूर्वक चढ़कर बैठ जाया करता था, विशेषकर जब वह कुछ खा रहे होते। भरपेट भोजन कर लेने के बाद भी मुझे उनकी थाली से खाना अच्छा लगता था और वह जानते थे कि मैं मीठे का बहुत शौकीन हूँ। वह अपने हाथ से मेरे मुंह में मीठा डालते। पढ़ाई में मेरी लगन देखकर बहुत खुश होते। मुझे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने का आशीर्वाद देते। जब मेरा दाखिला दिल्ली के एम्स में हुआ तो वह अपने हर मिलने वाले को मेरे बारे में गर्व से बताते। और तब भी यही दादू थे जो पाखी से मेरे विवाह के बीच दीवार बनकर खड़े रहे थे। स्नेह दुलार एक तरफ और विवाह संबंधों के स्थापित मानदंड अलग। पूरी आयु जिन रूढ़िवादी विचारों को निभाते आए थे, उन पर समझौता करने को कतई तैयार नहीं थे वह। थका होने के बावजूद और प्रयत्न करने पर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। एक मलाल यह भी था कि पाखी से बात नहीं हो पाई थी। यह बात अलग है कि बात करके भी क्या होता। मैंने महसूस किया कि दादू भी हर थोड़ी देर में करवट बदल रहे हैं। उन्हें भी शायद नींद नहीं आ रही। कुछ समय बाद धीमी सी एक आवाज आई, मिट्टू, मेरे बचपन का नाम। एक बार लगा मुझे भ्रम हुआ है शायद। अपने ही पलंग पर लेटे हुए मैंने उनकी तरफ मुंह कर लिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर से मेरा नाम लिया, इस बार थोड़ा स्पष्ट। मैं उठकर उनके पलंग पर आ बैठा ताकि उनकी बात सुन सकूं। बचपन का वह लगाव अभी गया नहीं था। मुझे मुआफ कर सकोगे मिट्टू, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मैंने उनका झुर्रियों वाला दुबला पतला हाथ अपने दोनों हाथों के बीच रखकर हौले से दबाया। बड़ी कठिन मांग थी, जिनके कारण मेरे सब सपने ध्वस्त हो गए थे। मेरे जीवन की गाड़ी पटरी पर से उतर गई थी। इस एक वाक्य से सब भूल जाऊं। मेरे लिए वह घटना अतीत का हिस्सा नहीं बन पाई थी। मैं आज भी उनके इसी विरोध को जी रहा था। यदि मैंने किसी और से विवाह कर अपना घर बसा लिया होता तो शायद टीस इतनी गहरी न होती। पर कहाँ कर पाया था मैं ऐसा। मैं देर तक उनका हाथ अपने हाथों में लिए चुपचाप बैठा रहा, कुछ भी न कह पाया। मुझे पाखी से बात न हो पाने का मलाल तो था ही। वैसे तो शायद हिम्मत न भी कर पाता, परंतु जब दादाजी ने बात छेड़ ही दी थी तो मैंने भी पूछ लिया, पाखी खुश तो है ना। उत्तर में वह चुप ही रहे।
पर मैं बात को अधूरी नहीं छोड़ना चाहता था, अतः फिर से जोड़ा, मैं इसी बात से संतुष्ट हूँ कि पाखी खुश है। वह खुश होती तो मुझे इतना मलाल न होता। अपनी जिद का फल मिला है मुझे। समाज मनुष्यों ने ही बनाया है, तो समय के अनुसार उसमें बदलाव लाने की जिम्मेदारी भी तो। पर यह सब सुनने का धैर्य नहीं था मुझ में। मैंने बात काटते हुए पूछा, क्या हुआ, क्या परेशानी है पाखी को? मुझे आज वह कुछ बीमार सी लगी। मैंने सोचा पिता को असमय खो देने के कारण ऐसी लग रही है शायद। कुछ मत पूछो बेटे, बासी पड़ गई परंपराओं की खातिर मैंने अपने बच्चों की खुशियां छीन ली। उसी का दंड भोग रहा हूँ। रुक रुक कर बोल रहे थे वह। दामाद जी के हृदय में छेद है। दवा तो चल रही है, पर कहते हैं ऑपरेशन करवाना होगा। भाई बाहर जाकर बस गया है और माँ व्हीलचेयर पर है। कौन करे उसके लिए भाग दौड़। फिर कुछ रुक कर बोले, इसी से अभी आ भी नहीं पाए हैं। पाखी को भी सुबह तड़के निकलना होगा। मैं सुबह 7 बजे जाने की सोच रहा हूँ। चाहें तो मेरे साथ भेज सकते हैं। मैंने निर्णय उन्हीं पर छोड़ दिया था। सुबह तैयार होकर जब मैं बाहर निकला तो पाखी अपना बैग लेकर वहाँ पहले से ही खड़ी थी चुपचाप। मैं कार में जा बैठा तो भी वह वहीं खड़ी रही। मुझे ही उसे आवाज़ देकर बुलाना पड़ा। हम शहर से बाहर निकल आए, तब तक वह बिन बोले ही बैठी रही। मैंने उस मौन को भंग करने के लिए गानों की सीडी लगा दी। छुपा लो मन में यूं प्यार मेरा, हेमंत कुमार की आवाज़ कार के भीतर तैर गई। उसने मेरी ओर भरपूर नज़र से देखा, उसकी पसंद याद रखने के लिए धन्यवाद दे रही हो जैसे। पर रही वह चुप ही। कितना बोलती थी पहले, आज उसके मुख से शब्द निकलवाना भी कठिन हो रहा था। वर्षों बाद मिले थे हम, पर प्रेम के रिश्ते कभी मरते हैं क्या, मुरझा सकते हैं क्या? मैंने जबरदस्ती उन्हें सुला रखा था, पर मन के भीतर सांस ले रहे थे वह आज भी। कैसी हो? मैंने पूछा। धीरे से बोली, ठीक हूँ। बात भी नहीं करोगी मुझसे? मैंने पूछा। क्या बोलूं? अपराधिनी हूँ तुम्हारी, पर मैंने तो इस तरह से कभी नहीं सोचा। मेरे तुम्हारे हाथ में था क्या? मैंने कभी तुम्हें दोषी नहीं ठहराया। दोष नहीं था तो सजा क्यों मिली हमें? इस प्रश्न का उत्तर तो हम दोनों के पास नहीं था। पाखी को उसके घर उतारने के लिए रुका। उसके पति सुबोध से मुलाकात करने भीतर भी गया। पाखी फटाफट चाय नाश्ता बना लाई। दिल्ली के अनेक डॉक्टरों से मेरा परिचय था। मैंने सुबोध के रोग की विस्तार से जानकारी ली और हर संभव सहायता करने की ठानी। मैंने उनसे पुरानी रिपोर्ट इत्यादि सब कागज लिए और दिल्ली पहुंचते ही डॉक्टर से समय लेकर उन्हें सूचित कर दिया और दिल्ली पहुंचने को कहा। मैंने और दीदी ने मिलकर एक कमरा उन दोनों के ठहरने के लिए तैयार कर दिया। इतना तो मैं भी जानता कि ऑपरेशन होगा और लंबा रुकना पड़ेगा। दीदी समझती थी मेरे मन की उथल पुथल को। उसने पाखी और उसके पति को अपने घर ठहराने की पेशकश भी की। पाखी उसके लिए अनजान थोड़े ही थी। मैंने ही मना कर दिया। माँ और दीदी की नज़रें अक्सर मेरे चेहरे पर कुछ खोजती सी लगती, परंतु मैंने अपने मन को एक मजबूत बक्से में बंद कर रखा था। पाखी आई थी मेरे घर। मैंने यही तो चाहा था ना, पर न ढोल बजे न शहनाई। कार रुकने पर पहले तो मेरा हाथ स्वयं बढ़ गया उतरने में उसकी सहायता करने के लिए, पर समय रहते मुझे ध्यान आ गया और मैं पीछे हट गया। मैंने 1 सप्ताह की छुट्टी ले रखी थी और इन लोगों के साथ लगा रहा। ऑपरेशन हुआ और सफल रहा। बस अब कुछ दिन आराम की ज़रूरत थी। मैं उन दोनों को अपने घर ले आया। 1 सप्ताह बाद एक बार फिर से चेकअप करवाना था। उसके बाद ही वह घर जा सकते थे। कैसी परीक्षा के दिन थे वह मेरे लिए। सप्ताह बाद मेरा ड्राइवर छोड़ आया उन दोनों को उनके अपने घर। हाँ, वही घर था अब पाखी का। जिसे हम दिल से प्यार करते हैं तो उसे खुश ही देखना चाहते हैं ना। और पाखी की खुशी अब वहीं अपने पति के संग है, इस बात को मैं कैसे भूल सकता हूँ। प्रेम में पूर्ण रूपेण पा लेने की शर्त कहाँ लिखी है? कृष्ण की दीवानी राधा क्या अपना घर छोड़ आ गई थी कृष्ण के पास? कृष्ण ने क्या ऐसी कोई अपेक्षा भी की थी?